बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट पाकिस्तान में आ चुके हैं, तकरीबन तमाम ही सूबे अब बजट पेश कर चुके हैं। उसके बाद सूरत-ए-हाल क्या बनती है? रिलीफ का बजट है, आवाम दुश्मन बजट है, IMF का बजट है, एक अजीब व गरीब सा नामुकम्मल बजट है। ये बजट आखिर है क्या? इस पे बहुत सारे तबसरे तज्ज़िये हो रहे हैं और हर साल ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इस दफ़ा कोई नई और अनोखी बहस छिड़ गई है। हम भी कुछ बहस में हिस्सा डालते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि FBR के मामलात के हवाले से तनकीद बहुत हो रही है कि आखिर हैं क्या चीज़ें कि जिसके ऊपर लोग जो है वो कुछ अनकम्फर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ खित्ते में ईरान और इसराइल की जंग के बाद सूरत-ए-हाल क्या बनेगी उसका भी जायज़ा लेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम मसलूआत की कीमतें तेज़ी से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ मौजूद है अशफाक यूसुफ तोला साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं। तोला साहब, सर ये फरमाइएगा कि अनोमली कमेटीज़ बना करती थी एक ज़माने में, उसमें आप भी जो है वो बड़े उसके अहम मेंबर हुआ करते थे। तो ज़ाहिर है कि एक आदत बंदे को होती है बजट का उसी तरीके से जायज़ा लेने की कि जिस तरीके से आप कमेटी के दौर में लेते रहें। तो क्या एनोमलिटी नज़र आती है सर? ये पूरा जो बजट नए फिस्कल ईयर का आया है, इसमें कहाँ कहाँ आप देखते हैं कि तस्हीह की गुंजाइश है? क्या चीज़ें जो पास हो नहीं सकेंगी और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट बआसानी जो है वो पास करवा पाएगी, और फिर उसका इम्पैक्ट भी सर ज़रूर आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फवाद। 4 साल तक तो चेयर की मैंने और 5-6 साल मेंबर भी रहा। बट एक वो होता है, और अब मेरा ख्याल है जो टेक्निकल कमेटी के चेयर हैं बहुत माशाल्लाह समझ लें मेरा छोटा भाई है, और ही इज वेरी गुड एट इट। लॉ के बारे में नॉलेज, टैक्स के, बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। आसिफ हारून है एंड ही इज वेरी गुड। तो आई एम श्योर एंड गुड लक टू हिम। अच्छी बात है, उनको अब लोगों को आगे आना चाहिए। काफी सीनियर मेंबर्स हैं उस कमेटी में भी, तो इंशाल्लाह आई होप कि दे विल एड्रेस द इशू अकॉर्डिंगली। देखिए, जो सबसे बड़ा मसला इस बजट में आया है, और जो आपने अगर हमारी कमेंट्री देखी हो तो उसका पहला पेज जो टाइटल कवर था ना, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। वो कहते हैं ना, द पिक्चर टेल्स 1,000 वर्ड। तो वो सारी अगर आप अपने नाज़रीन को दिखा देंगे। कार्टून कहाँ से लाए हैं आप तौला साहब? मैंने खुद ने तख्लीक किया है। तख्लीक मेरी है और ये मेरी सोच के अक्कास थी, और इसमें ये अक्कासी भी मेरी थी। इससे 3 दिन पहले अगर आपने देखा होगा, मैं जरा ये कार्टून एक दिखा भी दूं। इस कार्टून में टैक्स पेयर को FBR खींच रहा है और नॉन टैक्स पेयर के पास अशरफियाँ हैं, और पीछे एक IMF जो है वो नारेबाजी कर रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है। तो ये तोला साहब क्या आप समझाना चाहते थे सर इसमें? ये भी दिखा दें कि वो टैक्स पेयर ने सूट पहना था, उसके उतर गए और वो चड्डी और बनियान में। हाँ, वो जाहिर है सबको पता है टैक्स पेयर किस हाल के अंदर है पाकिस्तान में। तो वो आप अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो लोग समझ जाएंगे चड्डी बनियान इसका कहाँ गया। हरासमेंट हो रही है, कंप्लायंस भी कर रहा है, एडवांसेस भी दे रहा है, हरासमेंट भी इसके साथ हो रही है। ठीक है ना? तो व्हाट आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड के ये टोटल नक्काशी कर रहा है पूरे टैक्स कल्चर की हमारे। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि आप टैक्स पेयर को, ये आप कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये सिविल लॉ है। बिल्कुल। अब आप ये कहते हैं कि जी के अब टैक्स पेयर को बुलाएंगे, वो असिस्टेंट कमिश्नर भी होगा या डिप्टी कमिश्नर भी होगा। कभी कभी ऐसा होगा कमिश्नर ना भी मिले या चीफ कमिश्नर ना भी मिले, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है, बाद में बता देगा किस वजह से कि वो भाग रहा था। ठीक है ना जी? एक तो ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एनोमली, और मतलब वो टैक्स दे भी रहा है और वो उसके भागने के चांसेस भी हैं माशाल्लाह। जी 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 जी। अच्छा, अब जो नहीं दे रहा उसके लिए कोई नहीं है। दूसरा, जो पावर उन्होंने इस किस्म के पावर रखे हैं ना अरेस्ट करने के, दूसरा एक और पावर जो उन्होंने किया, जिसपे कल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मेरा ख्याल लेटर लिख रहा है कि ऑडिट पे ऑडिट नहीं हो सकता, वो एक रेगुलेटर है, और इंस्टीट्यूट जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है हमारे मेंबर्स। ये जो चाह रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट चाह रहे हैं, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे जी, आपका अपना एक सेटअप है, उस सेटअप से यूज करें। अगर किसी फर्म ने कोई मिसकंडक्ट किया तो आप ICAP को बताएं, ICAP का एक पूरा मैकेनिज्म है, वी विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन थोड़ा सा इसके पीछे सोच क्या है? ये जो ऑडिट के ऊपर एक ऑडिटर है, मतलब क्या सोच है? क्या टैक्स फर्म्स जो है वो जाहिर है आप ये आप पैसे निकालने हैं सर आपसे? सर ये पैसा, ये सवाल वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला है आपका, आपकी खुद टैक्स एक फर्म है। मेरी खुद की प्रैक्टिस नहीं है। मैं प्रैक्टिस नहीं करता ना, मेरी ऑडिट है, तो ये भूल जाए आप कि मेरी को है। और वो भी सिर्फ उन्होंने कंपनीज पे किया होगा, और कंपनीज मेकिंग अकाउंट अंडर कंपनीज एक्ट। तो इसके अलावा जो पार्टनरशिप्स हैं या सोल प्रोप्राइटर इनके पास जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। सर बेज़ाब्तियां हैं वैसे उधर? देखिए, बेज़ाब्तियां इस तरीके से आप नहीं कह सकते। एक मैकेनिज्म होता है, एक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है ना, ये बहुत पुरानी कहावत है कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड।
तो हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहे कि जी ये लिमिटेड कैपेसिटी एश्योरेंस होती है हमारी। तो चले उसको तो छोड़ दें। एक और उन्होंने काम किया इनएलिजिबल पर्सन का, कि आपके पास अगर प्रॉपर्टी लेनी है और अगर आपके वेल्थ स्टेटमेंट में आपके पास इतने पैसे नहीं है, जैसे 1,30,00,000 की आपको प्रॉपर्टी लेनी हो और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो भी कमिश्नर की ईमा पे। ठीक है जी। तो मैं क्या हर दफा प्रॉपर्टी लेने से पहले पूछने के लिए जाऊंगा? जी 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 बिल्कुल। आप इस कैप है या वो ओपन है? ये आप जब जाएंगे तो चाय भी पिलाएंगे आप। अभी वो रेट है ना, नोटिफाई होंगे, ठीक है ना। और ये इस किस्म के जो पावर्स है ना, ये मेरा ख्याल है खुली फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। अच्छा, तो इसमें एक वजाहत देखिए, ये पब्लिक से रेलिवेंट एक बात है। देखिए, मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, 2 करोड़ रुपए उसकी मालियत है एफबीआर की, और मैं उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए मेरे पास अपने 1 करोड़ रुपए हैं और 1 करोड़ रुपए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, तो साहब मुझे कोई 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए लोन दे दीजिए। कुछ मैंने और दोस्तों से रिक्वेस्ट की, कुछ मैंने अपने रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट की, तो इस तरीके से मैंने 2 करोड़ रुपए पूरे करके वो प्रॉपर्टी बाय कर ली। तो एलिजिबिलिटी कैसे मुझे जो है वो डिफाइन होगी कि आपको बताना पड़ेगा कि जी अशफाक तोला साहब से मैंने 30 लाख लिए, अजमल साहब से 50 लाख लिए, इस तरीके से 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, करोड़ मेरे पास थे, ये इनके बैंक अकाउंटों से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं और अब मैं एलिजिबल हो गया। तो ये इसका मैकेनिज्म आएगा और उसकी भी अमाउंट भी आनी है। देखिए, ये पहले एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, प्रोपोज अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें बड़ी ठीक ठाक लेदे हुई थी और इसमें एक सब कमेटी बनी थी जिसको मैं भी इसका पार्ट था। मैं भी, तो मैंने भी इनको यही एडवाइस किया, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा प्रॉपर्टियां नहीं है। अगर वो एक थ्रेशोल्ड तय करना चाह रहे हैं जो उस वक्त हमें बताया गया था, मैं रिवील नहीं कर सकता, तो उसमें उस वक्त जो उन्होंने बताया था मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा क्वांटम नहीं है। और ये चीज आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जैसे फवाद ने अगर एक प्रॉपर्टी बाय की ना, तो उसका एक बायर का टैक्स लगता है। वो जब टैक्स लगेगा तो उसका चालान बनेगा, इसमें आपका CNIC नंबर होगा। ठीक है। अब जब वो चालान जाए आपका सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम खुद ये आइडेंटिफाई कर ले कि लास्ट वेल्थ स्टेटमेंट में क्या आप एलिजिबल थे कि नहीं, और अगर आप थे तो आपको कुछ नहीं, और अगर आप नहीं थे तो रिस्पेक्टिव जो जोन का ऑफिसर है वो आपको एक नोटिस दे सकता है कि जनाब फवाद साहब आपके पास तो उतने पैसे नहीं थे, आपने प्रॉपर्टी कैसे ली, आप जवाब दाखिल कर दें कि मेरे पास कोई इनहेरिट आ गया है, क्या मसला हो गया, उधार ले लिए किसी से, क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है। बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखें, हमेशा एक बात याद रखिए, करंट ईयर के टैक्स अफेयर्स को की जवाबदेही मेरी नहीं है। इस तरीके से आपने करंट ईयर टैक्स की भी जवाबदेही कर दी। मतलब अभी आज की भी मैं जवाबदेही करूंगा, अब जो वो कल मैं अभी परसों इसकी जवाबदेही करूंगा आज की, हालांकि मुझे ये फिस्कल ईयर के एंड पे करनी थी। सर देखिए, आज जून 30 को मेरा ईयर एंड होगा, 25 को, ठीक है ना, उसका तो मैं जवाबदेह हो गया, मैं रिटर्न फाइल करूंगा, आप मुझसे जवाब ले सकते हैं। बट अगर मैं 26 में 25 में प्रॉपर्टी नवंबर में ले रहा हूं, तो आप वो अगले टैक्स ईयर से रिलेटेड है, तो आप उसकी जवाबदेही क्यों ले रहे हैं मुझसे? मेरा ये सवाल। तो साहब इस तरीके से तो फंस नहीं जाएगा एफबीआर ये पूरे एक चुंगल के अंदर, एक दायरे में फंस नहीं जाएगा कि बस वो इन्हीं कामों में पड़ा रहेगा कि अभी क्या हो रहा है, हालांकि उसके पास तो गोशवारा आने के बाद तैयार होता है। जब हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये फरमा दिया कि अगर ये पावर मुझे नहीं मिलते तो मैं मिनी बजट लाऊंगा और 500 अरब के और टैक्स लगाऊंगा, आप मुझे बताएं कि कहां आप जाके रोएंगे? तो इसके पीछे सोच क्या है? मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये काम बढ़ा के भगेड़ा करके देखें आप, अगर आप उससे पूछे ना एक लेमैन की ऐसे तो मेरा ख्याल ये है कि हमें जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं या कम टैक्स दे रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, बजाय इसके कि इस सारे सर्किल के अंदर ही हम घूमते रहे कि आज नवंबर में क्या हो रहा है, दिसंबर में क्या हो रहा है, पूरे साल ही एफबीआर जो है एनफोर्समेंट में लगी रहेगी। और ये फ्रस्ट्रेशन है जो पिछले साल के जो आपके बजट आपने जो टारगेट रखे थे 12,920, ठीक है ना जी, वो आपने कम कराए 600, 12,600, फिर 12,330। अब आप एक्चुअली खुद कंसीड करके बजट डॉक्यूमेंट में कि 11,900 से ऊपर मैं नहीं कर सकता। तो ये 1,020 अरब की सुबकी है अभी तक, ये एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो 2-3 बातें आप बता रहे हैं तोला साहब, एक ये कि किसी को आप जाके पकड़ लेंगे अगर उसे जो है वो टैक्स के अंदर कोई बेज़ाब्तगी उसके सामने आ रही है, लॉ फर्म्स को आप जो है वो, जो लॉ फर्म्स कह रहा हूँ, ऑडिट फर्म्स को आप जो है वो पकड़ना शुरू कर देंगे, फिर तीसरा आप ये बता नहीं पकड़ सकते,
उनको पकड़ेंगे नहीं। मतलब जो भी करेंगे सर उनके साथ कोई उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे, वो जब करेंगे जब देखें, एक बात सुने, हर चीज का एफबीआर आपकी एक रेगुलेटर है टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स की रेगुलेशन कर ले, ठीक है जी, असेंबली करती है वैसे तो, चलो उनके पास भी पावर है कि एसआरओ के थ्रू, ऑर्डर जनरल ऑर्डर्स के थ्रू ये दे सकते हैं। एसईसीपी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है कंपनीज की, कि जो कंपनीज के अफेयर्स को देखती है। स्टेट बैंक एक मॉनेटरी अथॉरिटी, इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ऑडिट प्रोफेशन का, प्रोफेशनल अकाउंटेंट का रेगुलेटर है। तो आप उस रेगुलेटर को बाईपास करके एक एओबी को एक नई इमारत का, उनका ये फंक्शन ही नहीं है। उनके कानून में जो चीज दी हुई है उस पे वो पूरे नहीं उतरता जो ये क्लॉज अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, और उस कानून में मनी बिल के तहत अब अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अच्छा तोला साहब, ये 3-4 चीजें जो अभी तक मेरी आपकी डिस्कशन हुई है, मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि क्या ये हम कोई अछूता किस्म का कानून ला रहे हैं या दुनिया में कहीं इसकी नजीर मिलती है, कोई प्रेसिडेंट मिलती है इसकी? नहीं, मेरी 40 ज्यूरिसडिक्शन मैंने तो अभी तक पढ़ी है, 41 शायद अब हो गई है, मुझे नहीं मिली। बट अगर देखिए आप, मैं ये नहीं कहता फ्रॉड को तो पकड़े, मैं खुद आपके साथ खड़ा हूं, मगर आप एक अपना चेक भी रखें। आप मुझे बताएं, आपने इतने सारे अफसर घर बिठा दिए, उनसे क्या निकला? क्या निकला उनसे? और अब आप बता दें क्या चोरी कमी हुई है, क्या एडवांसेस में कमी आई है? हमारी तो ये इतलात है, मिनिस्टरों की मीटिंग में ये बातें हो रही हैं कि यार आप एडवांस ले लेके कब तक मारोगे, और यहाँ ये बताया जाता है कि ये नेशनल टेस्ट में मुझे एडवांस लेना है। तो क्या ये कौन सा तरीका कार है? अगर से काम नहीं होता तो मैं छोड़ दूंगा, तो अगर नहीं होता तो आप छोड़ दें, मगर ये ना कहें। तोला साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। अभी हम एफबीआर से थोड़ा सा आगे हम निकलते हैं, फेटफ की तरफ आते हैं, फिर जीडीपी, यूएस डॉलर, ये 2-3 चीज़ें और रह गई हैं। तो मैं एक ब्रेक लेके आता हूँ नाज़रीन दोबारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अशफाक यूसुफ तोला साहब मेरे साथ में। तोला साहब, फेटफ में कहा जाता है कि हिंदुस्तान की बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर तलवार चले, पाकिस्तान बच के निकल आया है। सर असल खबर क्या है, हकीकत क्या है सर? वो तो आप बहुत बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि फेटफ में वो एक बोर्ड पे हैं एशिया सैनिक के थ्रू, और तो उनकी ख्वाहिश तो हमेशा रही है ना कि पाकिस्तान को पिंच किया जाए। देखिए उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि जी दे डिक्लेयर्ड अस थ्रू देयर पार्टनर्स लाइक इजराइल कि हम टेररिस्ट हैं। तो वो अल्लाह ताला ने इज्जत जिसको देनी है, ना मोदी कुछ कर सकता है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं। तो वो तो ये तो हमारा ईमान है ना, हमने कोई गलत काम किया भी नहीं। और फेटफ के अंदर जितने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हमारे हैं, मेरा ख्याल है शायद खत्ते में किसी और के नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट में AML कमेटी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी, ये मैंने बनाई थी। मैं इसका फर्स्ट चेयर था, अभी भी पाकिस्तान की चेयर है हमारे पास। और ये आज मैं आपको कंप्लायंस के हवाले से बोल सकता हूँ, अभी नेपाल को उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला था, तो मैंने नेपाल को ऑफर किया है कि आप हमें जो असिस्टेंस चाहिए आप हमसे ले लें, हम आपके साथ बैठ के आपके कानून को ठीक करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान उस लेवल पे आप एक छोटी छोटी सी कोई फ्लिमजी सी चीज लेके चले जाएंगे, मेरा ख्याल है वो कोई बच्चे नहीं है, मुन्ने का के नहीं है कि वो इंडिया ने कह दिया और उन्होंने ब्लैक से यानी कि व्हाइट से ग्रे में डाल दिया और फिर ब्लैक में डाल देंगे। सर ये ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है, इससे तेल की कीमतों के ऊपर तो फर्क एक आ रहा है, तो कोई पाकिस्तान के ऊपर फर्क पड़ेगा, बिकॉज सप्लाई लाइन जितनी भी है यूरोप को वो ईरान के थ्रू से ही गुजर रही है। तो मेरा ख्याल है अगर ये प्रोलॉन्ग किया तो फर्क तो पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है $90 तक मुझे नजर आ रहा है, विच इज वेरी बैड फॉर पाकिस्तान बाय द वे। सर यूक्रेन का भी एक इशू चल रहा है, उससे भी यूरोप को इफेक्ट हो रहा है, ईरान से भी आप कहते हैं कि यूरोप को इफेक्ट होगा, तो ज्यादा इफेक्ट फिर यूरोप के ऊपर आएगा सर? यूरोप का देखें सबसे बड़ा मसला क्या है, यूरोप अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे बिलीव करता है, यानी कि बैंक कर रहा है। अपनी एनर्जी के लिए रशिया और से सबसे कर रहा है, रशिया से ज्यादा कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी सप्लाई चेन फॉर इंडस्ट्री के लिए चाइना पे बैंक कर रहा है। तो यूरोप मेरा ख्याल है अपने तौर पे खुद तो कुछ भी नहीं है, बट ये तीन अगर कहीं पे भी खत्ते में कोई तूल अर्ज कहीं पर भी कुछ होता है तो यूरोप इज इन अ बैड शेप। ठीक हो गया सर। अच्छा, पाकिस्तान को क्या इम्पैक्ट आ सकता है? तेल की कीमतों के अलावा कोई इम्पैक्ट भी है पाकिस्तान के साथ? कोई तिजारत का तो मामला शायद हमारा सिर्फ बॉर्डर मार्केट तक ही है। अरे हमारा इतना कोई सच इम्पैक्ट नहीं होगा, बट ये है कि आपकी ये जो
आएंगी बरामदाद, इसमें आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो चीजें बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जाहिर बात है। सर भाई एक आखिरी चीज़ पे और तबसरा कर दिया गया सर, जीडीपी के जो अहदाफ रखे गए हैं नए बजट में, ये आपको कोई रैशनल लगते हैं, हो पाएंगे, कम है, ज़्यादा है, क्या इस पे तबसरा है आपका? ये तो जो है ना अजान मैंने ही दी थी कि फिगर जो है ना ये वो दो आंखें जो एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं, तो मिसाल यही थी इनकी। आप खुद सोचें कि जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है 0.56% है, अगले साल आपने 4+ आपने रखी है 4.5, और उसमें जो 2/3 है आपका वो है लाइफ स्टॉक का सेंसस जो है वो 15 साल पुराना है, ये मिनिस्टर साहब ने कंसीड किया है, एहसन इकबाल साहब ने। तो जीडीपी मेरी समझ से बालातर थी। आपकी राइस यील्ड आपकी अब थोड़ी सी बेहतर हो रही है, बट अभी स्टिल यू आर फार बिहाइंड अपना स्टॉक के पानी के मसले भी थोड़े बहुत चल रहे हैं। दिसंबर में और ज्यादा ये खतरा हो सकता है अगर इंडिया से हमारा ये थोड़ा सा स्टैंड ऑफ चला। इंडस्ट्री में आप आ जाएं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं चल रही है। अब आपको मैं थोड़ी सी हिलेरियस चीजें बताऊंगा तो आप भी हंसेंगे, आपके अवाम भी, आपकी जो नादरीन है वो भी हंसेगी, पाकिस्तानी अवाम भी हंसेगी। इंडस्ट्री की आखिरी जो क्वार्टर की ग्रोथ बताई गई, यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो 3 क्वार्टर मार्च तक चले गए, और मार्च से जून तक के क्वार्टर की जो एस्टिमेट्स हैं और जिसकी ग्रोथ उन्होंने प्रोविजनल बताई है वो है सिर्फ 5.78। अब आप ये सोच रहे जहन में रखें, और अगले पूरे साल की जो है वो 4.3 बताई है। तो उसका मतलब है आप एक तरफ तो ये करेंगे मैंने बहुत ज्यादा टेक ऑफ कर लिया है, और आखिरी तरफ आप ये करेंगे नहीं जी मैं अगले साल इसे कम करूंगा, मैं तो स्लो करूंगा। ठीक है, आप इंपोर्ट भी खोल लें, आप कह रहे हैं आखिरी में मैं कम भी करूंगा, तो कोई डाइजेस्टेबल चीजें नहीं है। फिर आप आ जाए कंस्ट्रक्शन में आपने कहा कि जी बहुत एक्टिविटी हो गई। अब आप मुझे बताएं, जिस मुल्क की सीमेंट इंडस्ट्री का LSM जो कि मेन फैक्टर होते हैं, या आपको भी पता है ऑफ टेक ऑफ सरिया क्या हो रहा है, नीचे सस्ते हो गए, वो नीचे जा रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन कैसे ऊपर चली गई। ठीक है, अब ये मैं आपको हैरान कौन बातें बता। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 33% आखिरी क्वार्टर में आपने बढ़ाई है यार, और अगले साल की आप 3.2 कह रहे हैं। तो मुझे तो ये नहीं कि पालातर कोई कासिर है, कोई भी नहीं के, मैं कह रहा हूँ ना, 2 आंखें एक नहीं सर, ये सारी बातें। आखिरी में मैं आपको एक और चीज बता दूं, सर्विस सेक्टर में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग फिगर होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 9% दी है, बल्कि 10% ऑलमोस्ट बढ़ गई, और आप कह रहे हैं कि ये अगले साल 3% से बढ़ेगी। तो यार मैं नहीं समझता कि ये दिस इज ट्रू रविश के जो आप ये करेंगे। हमारे हिसाब से जो एक कैलकुलेशन चल रही है, अभी मैं फाइनल नहीं की उसको, कहीं कम है इससे। बेस्ट सिनेरियो में भी मैं देखूं ना, अगर बेस्ट सिनेरियो में तो हमारी अभी तक आ रही है 2.14, बट अभी इट इज नॉट फाइनल, आई विल रिलीज द डॉक्यूमेंट। ये मैं आपसे मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि ये इतनी मावरा किस्म की चीज़ें क्यों तय की गई हैं, आखिर इसके पीछे सोच क्या कार फरमाया है? अच्छे फिगर्स दिखाने हैं, उसके बाद नाकामी दिखानी है, ये मतलब एक ख्वाहिश होती है ना बंदे की कामयाब होने की, मैं एक झूठे टारगेट्स रख लूँ, उसके बाद जो है वो उनको अचीव ना होने के ऊपर जो है वो मुंह बना के दिखा दूँ। तो ये सिर्फ IMF को दिखाने के लिए किया है, हकीकी तौर पर ये कर पाएंगे क्या? इसके पीछे पर्पस क्या है सर? कोई वो फीडर तो नहीं पेते ना IMF वाले। देखिए, आज आपने प्रोविजनल दिए हैं, अगले साल वही चीज रिवाइज होगी, उसके अगले साल ये फाइनल हो जाती है। 3 साल का साइकिल होता है। तो IMF वाले तो आपको नहीं छोड़ेंगे। IMF अपनी प्रोजेक्शन करता है, उनको पता है। उनके लिए जो मैटर करती है ना सबसे बड़ी चीज वो ये है कि आप रेवेन्यू कितनी कमाएंगे, आपके एक्सपेंडिचर क्या होंगे, आप हमारी लोन जो ले रहे हैं आप अपनी इकोनॉमी को कैसे टेक ऑफ कराएंगे और हमें पैसे कैसे वापस। ठीक हो गया। उन फिगर्स आर लीस्ट बॉदर्ड। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि आप ही की बरादरी, बल्कि मैं तो आपकी बरादरी का पार्ट खुद को भी समझता हूँ, तो हमने हमारी बरादरी में चले ये बात कही थी FBR के पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ना FBR का टारगेट पूरा होगा ना GDP। तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यार ये आपकी थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग है, ये मैं कर लूंगा। तो उससे ज्यादा क्या। फिर उनकी थिंकिंग जो है वो नाकाम हुई और वो कर नहीं सके। बहुत शुक्रिया, शजर से उम्मीद है बाहर। बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, आपके वक्त का नाज़रीन। देख लेते हैं ब्रेक के बाद आगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बजट आपने देख ही लिया माशाल्लाह,
चीखें निकल रही हैं ख़ासतौर पर उन लोगों की कि जिनके हवाले से FBI ने शिकंजा जो है वो कस लिया है। FBI के भी अजीबोगरीब मामलात हैं। तो सर, ये तमाम मामलात अगर FBI जो इख्तियारात मांग रहा है, इन इख्तियारात से क्या FBI का जो बुनियादी काम है महसूलात की वसूली बढ़ाना, वो हो पाएगा कि जब वो लोगों को गिरफ़्तार करने का भी इख्तियार रखेंगे, जब वो जो है वो ऑडिट फर्म्स को भी चेक कर सकेंगे, इन तमाम कामों के बाद क्या हम ये उम्मीद रखें कि अब FBI बहुत ताकतवर हो चुका है और ताकतवर जीतता है? फिर बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात ये है कि ये ड्रामा आज का नहीं है, 25 साल से ड्रामा चल रहा है। आपको याद होगा मुशर्रफ ने भी एक जमाने में फौजी यूनिफॉर्म में भेज दिए थे दुकानों के ऊपर। बेसिकली मईशत में ये टैक्स में ये चाहते हैं कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगे, मईशत को दस्तावेजी ना बनाया जाए, काला धन सफेद होता रहे और जो है जो चोरी कर रहे हैं वो मजे करते रहे। उसके लिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुख्तलिफ हरबे मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो आपने कहा कि लोग जो हैरेस हो रहे हैं तो चंद सौ लोग हैं ना। अरे भाई, आपने 25 करोड़ आवाम को जिंदगी जो है वो अचीरन कर दी, वो मायूस हो गए, मुल्क की मईशत खतरे में चली गई, पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाक हो गए, दहशतगर्दी की जंग में हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि हम जो है इक़्तिसादी दहशतगर्दी हुकूमत कर रही है। तो ये तो एक स्ट्रेटजी है। मगर आप अगर इजाजत दें तो मैं बात ये करूं, अगर आप इजाजत देते हैं सर। कि बजट का जो मकसद क्या है, पहले तो हम ये देख लेना है कि बजट लाए क्यों है। पहला मकसद इसका ये है कि हमें 19 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी हैं। उसके लिए IMF का किस्त मिलना, IMF के प्रोग्राम में रहना बुनियादी शर्त है। दूसरे ये कि अमेरिका हर हालत में और हर कीमत पर चाहता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहे। तो पहली जो इसका मकसद है वो ये है कि जो मामलात हमने हुकूमत के साथ IMF से तय किए हैं, जिनको हम सो कॉल्ड शराइत कहते हैं, मगर शराइत नहीं, वो है जो हमने मानी है, हमने उनको सजेशन दिया था, वो पूरी करके किस्त ले ली जाए और रोल ओवर करा लिया जाए ताकि डिफॉल्ट ना करें। ये पहला मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि जो ये IMF का प्रोग्राम है, जिसको ये शहबाज शरीफ साहब वगैरह कहते थे ये आखिरी प्रोग्राम होगा, इस बजट में यकीनी बना लिया गया है कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा और 2027 के बाद हम जाएंगे। बजट तजावीज़ में ये वाज़ेह है और ये न्यू ग्रेड गेम का जो मकसद है इस्तेमाली ताकतों का, उसकी तरफ ये कदम है। वो चाहते हैं कि हम फिर एक मरतबा जाएं IMF के पास और वो हमारे गिर्द शिकंजा सख्त करें। ये दूसरा मकसद है। इसमें अवाम की फलाह बहबूद, मईशत की बेहतरी कहीं कतई है ही नहीं। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। तीसरा मकसद जो ये है कि हमने कानून बना दिया है कि 2027 के एंड तक हम इस्लामी मईशत लाएंगे। पूरा बजट सूदी मईशत पर भरा हुआ है। अगर आपको 2027 तक खत्म करना है तो 30 जून 26 का जो बजट है ये तो सूदी मईशत के ऊपर है। मॉनेटरी पॉलिसी को देख लें, शरह सूद को देख लें, जो आप कर्जे ले रहे हैं बाहर से, जो मुल्क के कर्जे ले रहे हैं सारे सूद पर हैं। तो इस बात को यकीनी बना लिया गया है कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि जनाब ये सूरत हाल है, ये तो नामुमकिन है और ना बता दीजिए। ये 3 मकसद है। लेकिन जो आपका सवाल था, अगर मैं उसकी तरफ अब आ जाऊँ, मैं 3 फिगर्स आपको देना चाहता हूँ सर। एक होता है दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें तालीम, सेहत, साफ पानी सब कुछ आ जाता है। वो 193 कंट्रीज का है, उसमें हमारा नंबर है 168, यानी हम 26वां नंबर है। तो 25 कौन है? वो 25 ममालिक है अफ्रीका के, सब सहारन अफ्रीका के जुनूबी इलाके के 25 ममालिक और एक अफगानिस्तान। इनको छोड़ के सारी दुनिया के जो ममालिक जिनकी दर्जा बंदी है उसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी ताकत सबसे नीचे है। ये तो ग्रेडिंग मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। दूसरा भी एक आया, इससे भी बड़ा कारनामा, वो ये है कि जेंडर पैरिटी जो इंडेक्स है, मर्द और औरत का मईशत में कितने उनको मिल रहा है, तालीम में कितना मिल रहा है, वो 148 मुल्कों की रैंकिंग आई है और पाकिस्तान का नंबर है 148। यानी दुनिया के तमाम ममालिक जिनकी रैंकिंग आई है, हम जेंडर गैप में सबसे पीछे हैं। तो अगर आपकी 50% आबादी का ये हाल है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने आपको बता दिया जिसमें तालीम, सेहत, साफ पानी सब आ जाता है। तीसरा है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख। 127 मुल्कों में हमारा नंबर है 109। यानी दुनिया के बेशतर ममालिक जिसमें भारत भी शामिल है, उनमें भूख की सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर है। और एक है करप्शन। करप्शन में 127 मुल्कों में 109 मुल्क हैं।
हमारा नंबर है, हमारे 100 में 27 नंबर आ गए हैं, थर्ड डिवीजन में भी पास नहीं। ये 4 तो ग्लोबल आदादोशुमार है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो क्या बजट में कहीं 1 रुपया इजाफी रखा गया है कि इन चीजों को ठीक करना है? अगर ये नहीं तो फिर हमारा मीडिया क्यों ये बात करता है रिलीफ आवाम के लिए क्या है, सैलरी आदमी क्यों बातें कर रहे हैं? भाई ये फिगर्स हैं, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आपका बजट में मैंने जैसे आपको बताया कि तालीम का बजट जो है वो आपका बेतहाशा कम है, जो उन्होंने वायदा किया था उससे कम है। सेहत का वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, सेहत का भी यही है। तो जब आप एलोकेशन और तरक्याती खर्चात में जबरदस्त कटौती की है तो फिर सवाल ये पैदा होता है चाहते क्या है हम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 25 ये आइन है, उसके लिए कोई बात कही नहीं है बजट में। देखिए दूसरा ये कि जब मुस्लिम लीग नून का ये हुकूमत है, मैं 1-2 जुमले आपको बता दूं फिर आप आवाम जो आपके लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, इनके मंशूर में ये लिखा है कि अगर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाते तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो ही नहीं सकती। ये उनके अल्फाज हैं। अब मैं ये पूछना चाहते हैं, उसको आपने 100% उसको पीछे धकेल दिया और अब आप कहते हैं मईशत ठीक हो जाएगी, तो कैसे होगी? या वो गलत था? उससे अगला जुमला जिसके तरफ आपने खुद ही इशारा कर दिया, ये सब ड्रामा है, वो ये है अगला जुमला मंशूर का। हमें पता है कि हम जिन इस्लाहात की बात कर रहे हैं उनकी ताकतवर तबकों से जबरदस्त मुखालफत होगी और हम उनसे निमट के दिखाएंगे। आपने उनको गले लगा लिया सब। आप देख लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने जो है वो उनको सपोर्ट किया है और टैक्स चोरी करने वालों को सपोर्ट किया है। मैं भी आपको बता दूंगा किस तरीके से। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मंशूर भी मैंने आपको बता दिया, मगर जो मुझे खौफ है, मैं आपकी इजाजत से एक और बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें। जो मुझे खौफ है, आपको याद होगा मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि 2021 के बाद से 9/11 के बाद जो दहशतगर्दी की जंग थी उसका नया और फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे ये कहा था कि ये तय है कि इसका फोकस अफगानिस्तान से बाहर होगा। यानी क्या, देखिए अब सारा खेल जो चल रहा है वो चल रहा है इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक स्टेट खुरासान। बार बार वो कह रहे हैं। अभी अमेरिका के सेंट कमांड का जो कमांडर है उसने पाकिस्तान की बेतहाशा तारीफ की है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की भी बेतहाशा तारीफ की है। कहा जनाब इन्होंने तो हमारा कमाल कर दिया, हमें तो आदमी पकड़ के दे दिया। ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, वो ट्रंप जिसने चंद साल पहले पिछले ये कहा था कि पाकिस्तान धोखेबाज मुल्क है, हमसे पैसे लेके हमारे खिलाफ बातें करता है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। वो क्यों? क्योंकि अब उनको फिर हमारी मदद की जरूरत पड़ गई है। तो वो ये चाहेंगे कि हम डिफॉल्ट ना करें। ये भी मैं आपको, वो ये चाहेंगे कि हम IMF के प्रोग्राम से भी बाहर ना निकले। वो भी चाहेंगे कि अवाम और हुकूमत में एतमाद का बुरान हो। वो ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तान की अफवाज ने जो जबरदस्त कामयाबी और फतेह हिंदुस्तान का मुंह काला करके हासिल की है, अल्टीमेटली जो है वो दहशतगर्दी की जंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया जाए कि अब ये जो ईरान का मसला शुरू हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक बात इसलिए है। सर इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तान की मईशत पे ईरान का जो पूरा तनाजा है? देखिए पाकिस्तान की मईशत के अलावा पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरात बढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सारा खेल जो है ना ये इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक स्टेट यानी दाइश और खुरासान का है। अब ये कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? ईरान में भी कर रहे हैं और जो है ना अफगानिस्तान में आपको पता है कि वहाँ की हुकूमत जो है वो तालिबान उनसे टकरा नहीं सकते, उनको भी दोनों तबाह हो जाएंगे। तो वो उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है, तो वहां से भी दहशतगर्दी होगी, ईरान से भी होगी। और अफगानिस्तान का जो देखिए मसला है, तो ये जो मैंने कहा था आपको पिछले प्रोग्राम में भी कि इसका जिस जंग का फोकस अफगानिस्तान के बाहर है, तो इसमें ईरान आ गया, मशरकी वस्ता है, ग्रेटर इसराइल है, और ग्रेटर इसराइल की राह में अगर कोई रुकावट है ताकत तो वो पाकिस्तान है। को और दुनिया का कोई मुल्क जो है वो सिर्फ बातें करता है इसराइल के खिलाफ। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो, ईरान ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई मगर उनके पास तो ताकत ही नहीं है। मगर जो दूसरे ममालिक हैं वो तो इसराइल को कंडम नहीं करते हैं ना। तो अगर कोई ग्रेटर इसराइल जो अमेरिका का और इसराइल का मकसद है, उसकी कोई अगर रुकावट कहीं बनेगी तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की रियासत बनेगी और उसी को कमजोर करना, उसी को नुकसान पहुंचाना। फिलहाल हमको यूज करेंगे, मगर फर्क क्या है? 9/11 के बाद जब हमें यूज किया गया था, जब मुशर्रफ को कहा गया था कि जी आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं है ऑफिशियल, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को मराद भी दी और धमकियां भी दी। अब उनको पता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर है, अगर वो पाकिस्तान की मदद ना करे तो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो अब वो हमें मराद नहीं देंगे, अब हमें वो कर्जों में फंसा के हमें ये कहेंगे कि जी ये आपने करना है वरना आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो अब वो अगले प्रोग्राम के लिए फंसाने के लिए वो कर रहे हैं। ये है न्यू ग्रेड गेम। तो अगर मेरे मुल्क के बजट में
आपने देखा कि पहले बार बार ये कहते थे ये आखिरी प्रोग्राम होगा, आखिरी, अब के उसका एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये उससे दस्तबरदार हो चुके हैं। और आपको याद हो कि मैंने आपको प्रोग्राम में कई दफा कहा था ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, नहीं होगा। अब इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, ये दस्तबरदार हो गए, इसलिए कि मईशत के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मेरा कहना यह था इतनी बड़ी फतेह बुनियाद मरसूस में जो आपने हासिल की है, यह कुदरत की इनाम था। जरूर फौज का भी कारनामा है, अवाम का भी है, हुकूमत का भी है, लेकिन आयत नंबर 4 जो है सूरह सफ की, उसमें खुल के कहा गया है कि जो लोग अल्लाह की राह में ये शीशा पिलाई हुई दीवार बनते हैं उनको अल्लाह पसंद करता है। मगर उससे आगे बात कुछ नहीं कर रहे। मैंने फिर कुरान की जब उसको पढ़ा तो आगे चल के वो ही कहते हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जंग अगर आप जीत भी गए हैं तो बहरहाल नुकसान तो जंग में दोनों फरीकों का होता है, वो तबाह हुआ, नुकसान तो हमें भी हुआ। तो फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है आयत नंबर 11 में उसी के बाद कि हमें जहाद करना होगा, सिर्फ जान से नहीं बल्कि माल से भी। बिल्कुल ठीक। अब माल से जहाद करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, मुझे बरात दे दें, मुझे ये कर दें, टैक्स चोरी रोक दें, ये कर दें। ये सारा ड्रामा जो कर रहे हैं ये तो उस आयत की खुल्लम खुल्ला जो है आप खिलाफ वर्जी है। तो ये जो जंग आप जीते हैं ताईद गैबी से, और बड़ा कमाल है हमारी फौज का, हमारी कौम का। अब उनको ये सब को दोबारा बैठ के सोचना होगा कि जनाब ये आयत अगली भी तो मौजूद है। उन्होंने पाकिस्तान को देख के तो नहीं कही, कुरान में आयत तो 1400 साल पहले आई है। तो मुझे जो खौफ था वो यही था कि ये जो बरात हो रही है और अखबारात में आ रहा है कि जी मुझे भी दे दें, छूट दे दें, फलाना कर दें। अरे भाई आप अगर एक कानून बना दें, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, अगर ये आप कानून उठाने के 10 लाख रुपए से कम जिसकी भी आमदनी है हम उससे टैक्स नहीं देंगे, लेकिन इससे ऊपर जिस किसी की भी आमदनी है उससे टैक्स लेंगे, अगर पाकिस्तान में देना है या ना पाकिस्तान छोड़ के। लेकिन सर ये यूनिफॉर्म कानून बन नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सर मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।